नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी मेल में। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों बाहुबली, दबंग और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग राजनीतिक पार्टियों की पहली पसंद है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, कभी कुछ दिनों पहले ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट कर जानकारी दी कि वह मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं देगी और न ही उनके जैसे किसी बाहुबली या आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को इस बार के यूपी विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जाएगा। मुख्तार अंसारी आजमगढ़ मंडल के मऊ विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ते हैं और जीतते रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे हों, जेल के अंदर से भी, और वो भी लगातार। लेकिन इस बार मायावती ने बताया कि वह बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को मऊ विधानसभा से उतारेंगी। अब देखना यह है कि मुख्तार क्या करते हैं। क्या वह भी सपा का दामन थामेंगे जैसा कि उनके भाई सिगबतुल्ला अंसारी ने किया है, या निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। अब बात करते हैं असली मुद्दों की कि क्यों राजनीतिक पार्टियां बाहुबली या अपराधियों को टिकट देती हैं और राजनीतिक अपराधीकरण क्यों हो रहा है और इसे रोकने के उपाय क्या हैं। अपराधियों का पैसा और बाहुबली राजनीतिक दलों को वोट हासिल करने में मदद करता है, ये भी एक कारण है वो उन्हें टिकट देने का। और भी है, चुनाव की राजनीति जो है वो राजनीतिक दलों की फंडिंग पर निर्भर करती है, उन्हें जो फंड मिलता है। और अपराधियों के पास न पैसे की कमी है और न संसाधन की, इसलिए वे दल के चुनावी अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और इसीलिए उनके राजनीति में प्रवेश करने तथा जीतने की संभावना बढ़ जाती है। अभी जो अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली है उसमें देरी के चलते भी राजनीति के अपराधीकरण को बढ़ावा दिया है। अदालतों द्वारा आपराधिक मामलों को निपटाने में औसतन 15 वर्ष का समय लगता है, औसतन 15 वर्ष लगभग। इसमें जनता और हमारा समाज भी भागीदार है। जनता अपराधियों के बाहुबल और धन से प्रभावित होकर बिना जांच के उन्हें वोट दे देती है। अक्सर राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के कारण अपराधीकरण की जांच करने से कतराते हैं। राजनीतिक दलों का यह अपराधीकरण अपराधियों और राजनेताओं के बीच संबंध का परिणाम है। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यह संख्या अपराधीकरण की लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे संसद के लिए या राज्य विधानसभाओं के लिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम कानून बनाने के लिए जिसे चुनते हैं वो कानून के सामने खुद अपराधी होता है। ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के विश्लेषण से पता चलता है कि जिनके खिलाफ आपराधिक आरोप है उस उम्मीदवार के जीतने की संभावना एक साफ रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों की तुलना में अधिक थी। है ना कमाल की बात। भारत में राजनीतिक अपराधीकरण में पुलिस का राजनीतिक नियंत्रण, राज्य का पैसा, भ्रष्टाचार, कमजोर कानून, नैतिकता की कमी, वोट बैंक की राजनीति, जाति धर्म की राजनीति और चुनाव आयोग के कार्य में खामियां भी शामिल हैं। ADR की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे उम्मीदवारों का अनुपात जो वर्ष 2009 में 15% था, 2014 के चुनाव में बढ़कर 17% हो गया और भारत में 2019 के चुनाव में 19% तक बढ़ गया। 2019 में 13% उम्मीदवारों पर जघन्य अपराध के आरोप हैं, जिनमें हत्या का प्रयास, अपहरण, बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराध शामिल थे। और दूसरे तरीके से बात करें तो 2004 में संसद के 24% सदस्य के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित थे, जो कि वर्ष 2009 में बढ़कर 30%, 2014 में 34% और 2019 में 43% हो गए। इसे अगर अलग तरीके से देखें तो ADR के अनुसार इस लोकसभा में 233 MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर क्रिमिनल चार्जेस हैं। इस लोकसभा में 233 MP पर
2014 में 187 पर, 2009 में 162 पर और 2004 में 128 पर क्रिमिनल चार्जेस थे। लगभग सभी दल इस बीमारी से ग्रसित हैं और यह सभी राज्यों में मौजूद है। अजीब बात है, लेकिन आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को सबसे पहले सरकार द्वारा ही सुरक्षा प्रदान की जाती है। आपराधिकरण को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कदम भी उठाए थे, उन पे बात करते हैं हम। राजनीतिक दल, चाहे वो केंद्र या फिर राज्य स्तर पर, को अपने चुने हुए जो उम्मीदवार हैं उनका आपराधिक विवरण अपनी वेबसाइट पर देना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और भी कुछ बातें थी इसमें। यह आपराधिक विवरण में किस प्रकार का क्राइम है, चार्जशीट क्या क्या लगी है, कौन से कोर्ट में मामला है और केस नंबर क्या है वो भी देना होगा। यह सारी जानकारी एक राष्ट्रीय स्तर और एक स्थानीय भाषा का जो अखबार है उसके साथ साथ उनका जो ऑफिशियल अकाउंट होता है, ट्विटर, फेसबुक और भी जो किसी, उस पर पूरी जानकारी इनको देनी होगी। पिछले चुनाव में इन्होंने अपना डेटा नहीं दिया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनमें फाइन भी चार्ज किया था, जिनमें बीजेपी, कांग्रेस और जेडीयू और अन्य पर 1 लाख रुपये हैं और सीपीआई और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी पर 5 लाख रुपये तक का भी फाइन किया था, क्योंकि इन्होंने अपने कैंडिडेट्स का क्रिमिनल हिस्ट्री का पूरा ब्यौरा जो है नहीं दिया था। राजनीति के अपराधीकरण का प्रभाव देश की राजनीति और कानून निर्माण प्रक्रिया में राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले अगर लोग आएंगे तो उन लोगों की उपस्थिति से लोकतंत्र की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा ही, और इनके राजनीति में आने से यानी राजनीतिक अपराधीकरण होने से चुनाव में काले धन का उपयोग भी बढ़ेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश जो है दिया है, लेकिन उसने अपने आदेश में राजनीति में शामिल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों पर प्रत्यक्ष कार्रवाई करने के बजाय यह निर्णय राजनीतिक दल और जनता के विवेक पर छोड़ दिया है। ऐसे में न्यायालय के आदेश से राजनीति में जारी बड़े बदलाव की हम उम्मीद नहीं कर सकते। देश की जो राजनीति में अपराधियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि संसद एक ऐसा कानून लाए जो अपराधी राजनीति से दूर हो सकें। जनप्रतिनिधि के रूप में चुने जाने वाले लोग अपराध की राजनीति से ऊपर हों। राष्ट्र को संसद द्वारा कानून बनाए जाने का भी इंतजार है। भारत के दूषित हो चुके हैं, राजनीति को साफ करने के लिए बड़े प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। अब हम जैसा कि आपको बताया है कि मायावती ने जानकारी देखो इस चुनाव में वो किसी अपराधी को टिकट नहीं देंगे। मुझे लगता है कि ऐसा सभी पार्टियों को इनिशिएटिव लेना चाहिए। आपको क्या लगता है, यह हमें कमेंट करके जानकारी दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।